बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, वही था खदशा जिसका हमने कई माह कबल ज़िक्र किया था और मुसलसल कई मरतबा मैंने इसका ज़िक्र किया है अपने ब्लॉग में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं तो वो अपनी वही रविश अख्तियार करेगी जो माजी में जिन नारों से, जिन तरीक़ेकार से उन्होंने इंतखाबात हमेशा जीते हैं। तो उसकी इब्तिदा कल शिकारपुर से हो चुकी है और शिकारपुर में जनाब इम्तियाज़ शेख साहब जो सूबाई वज़ीर थे, साबिक सूबाई वज़ीर एनर्जी, किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी भी थे और 1990 में जाम सादिक अली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। तो उन्होंने कल एक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त सिंध में सिंधियों की हुकूमती सतह पर कोई नुमाइंदगी नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी सिंधी नहीं है, गवर्नर भी सिंधी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी भी सिंधी नहीं है और आईजी सिंध भी तब्दील कर दिया गया है, वो भी सिंधी नहीं है। इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा कि कोटे के हिसाब से हमें हिस्सा मिलना चाहिए था और वो हिस्सा हमें नहीं मिला, इसलिए सिंध में महरूमी पैदा हो रही है। तो ये उनके अल्फाज थे दौरान गुफ्तगू सहाफ़ियों से। अब मैं इम्तियाज़ शेख साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर सिंध में किसी सिंधी की नुमाइंदगी नहीं है तो माजी में पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर इक़्तिदार में तो किसी उर्दू बोलने वाले की नुमाइंदगी नहीं थी। तमाम के तमाम जो थे वो जो ओहदे थे वो तमाम हमारे सिंधी भाइयों के पास थे और कभी भी किसी महाजर ने, लीडर ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ जो है वो हमारे ओहदे होने चाहिए और नुमाइंदगी देनी चाहिए, अगरचा नुमाइंदगी उस वक्त भी होनी चाहिए थी। अब जब बात करते हैं कि जनाब गवर्नर भी उर्दू स्पीकिंग है, तो गवर्नर तो मेरे ख्याल से कई मरतबा उर्दू स्पीकिंग रहा है। वज़ीर आला शायद तारीख़ में पहली मरतबा कोई उर्दू स्पीकिंग बना है, वो भी आर्जी निगरान की हैसियत से। और फिर इस वज़ीर आला का नाम आपकी क़यादत ने जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया था। निगरान वज़ीर आला की हैसियत से जनाब मकबूल बाकर साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, यानी उनको कहा गया था वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को, फिर मुराद अली शाह साहब ने उनका नाम दिया था और उस पर फिर मुत्तफ़िक़ हो गए और ये वज़ीर आला बन गए। आईजी साहब की कारकर्दगी आपके सामने है कि कितने हालात ख़राब थे सिंध के और आपके सामने तमाम हालात थे जिस हालात के बायस आईजी सिंध को तब्दील किया गया। बल्कि हमारे जो सिंधी दानिश्वर हैं और सिंधी सहाफ़ी हैं, उनका भी ये मुतालबा था मुसलसल सोशल मीडिया पर कि आईजी ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो सिंध में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गए हैं। शहरी इलाकों में जो लूटमार है और फिर दही इलाकों के जो हमारे सिंधी भाई हैं उनके साथ जिस तरह से डाकुओं ने मज़ालिम ढाए हुए हैं और जिस तरह से वहाँ का सुकून बर्बाद किया हुआ है डाकू फैक्टर ने, तो उसमें ग़ुलाम नबी मेमन जो हैं आईजी वो नाकाम हो गए थे और ये तमाम लोगों का मुतालबा था कि आईजी सिंध को हटाया जाए। और आईजी सिंध को हटाने से मैं समझता हूँ कि पूरा अहले सिंध जो है वो खुश है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अब फिर आप कहते हैं कि सुहेल राजपूत जो चीफ सेक्रेटरी थे, सुहेल राजपूत साहब, तो जनाब वो तो आपके वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ाती दोस्त थे और ज़ाती दोस्त की हैसियत से उन्हें पहले मुख्तलिफ ओहदों पर रखा गया, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और फिर मुराद अली शाह साहब ने उनको अपनी ज़ाती दोस्ती में चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुँचाया, फिर वो मुसलसल चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन चूँकि नई कैबिनेट है, नए चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि कुछ तब्दीली तो नज़र आनी चाहिए ना, यानी अगर तमाम पुराने लोग बैठे होंगे तो फिर तो वो तब्दीली नज़र नहीं आएगी। असल में जो तकलीफ़ है हमारे पीपल्स पार्टी को वो ये है कि जो लिस्ट मकबूल बाकर साहब को दी गई थी वज़रा के लिए, वो तमाम लिस्ट जो थी वो कैंसिल कर दी गई और एक शख्स को जिसका नाम है मुबीन जुमानी, जो बहुत बड़े सनतकार भी हैं, बिल्डर भी हैं, कारोबारी शख्सियत के मालिक भी हैं और उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, उनको सूबाई काबीना में शामिल किया गया और उनको जो है वो ऑनर दी गई। बाकी जो दूसरे नाम दिए गए थे, जिन जिन वजारतों में ख़ास तौर पर करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए थे,
पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के वज़रा चाहते थे कि उन वज़ारतों में हमारे लोगों को जो है वो पोर्टफोलियो दिए जाएँ, ताकि उनके जो काले करतूत हैं, उनको छुपाया जा सके। तो वो तमाम जो लिस्ट थी, हमारा मकबूल बाकर साहब ने, जो निगरान वज़ीर आला, उन्होंने रद्द कर दी, और रद्द इसलिए ये कहकर की कि जनाब, जब आपने मुझे वज़ीर आला बनाया है और आप चाहते हैं कि कुछ आपको तब्दीली नज़र आए, तो फिर मुझे मेरी मर्ज़ी का काम करने दें। और फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की जो कैबिनेट तश्कील दी, अब वो कैबिनेट आप देख लें कि किस तरह से न्यूट्रल भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं और अपने अपने शोबों में महारत रखने वाले लोग हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हुई, वो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर तरीन सहाफ़ी और सिंध के एक बेहतरीन दानिशवर जनाब मदद अली सिंधी साहब। मदद अली सिंधी साहब जो है पीपल्स पार्टी के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, और उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद की है, और वो हमेशा एंटी पीपल्स पार्टी लोगों के साथ मिलकर सियासत भी करते रहे, सहाफ़त भी करते रहे। उन्हें जब वफाकी काबीना में शामिल किया गया, तो ऐसा लगा कि जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों में एक जो है वो बड़े गुस्से की लहर थी, और तमाम लोगों को जनाब काकड़ साहब पर बड़ा गुस्सा था कि मदद अली सिंधी जैसी शख्सियत को जो है उन्होंने वफाकी काबीना में शामिल किया और उन्हें अहम पोर्टफोलियो दिया गया, और वो हैं वफाकी वज़ीर तालीम। न सिर्फ मदद अली सिंधी साहब हैदराबाद की अहम शख्सियत है, बल्कि वो बड़े सिंध में एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, दानिश्वर भी हैं, और उन्होंने हमेशा सिंध के हुकूक की भी बात की है, और आम लोगों की इजी अप्रोच भी होगी। मदद अली सिंधी साहब माजी में भी वो अच्छे ओहदों पर रहे हैं, तो उनकी वजह शोहरत जो है वो काफ़ी अच्छी है। पीपल्स पार्टी अपने माजी के गुनाह छुपाने के लिए अब कौम परस्ताना सियासत कर रही है और सिंधी का नारा लगा रही है, क्योंकि माजी में 2 साल कबल जो सिंध में सैलाब आया था और जिससे पूरा सिंध डूब गया था, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत उस मौके पर कहीं नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली इस्लामाबाद और कराची के महलों में आराम फरमा रहे थे, और कुछ लोग मुल्क से बाहर जा चुके थे। तो पूरा महीना, 1.5 महीना, 2 माह तकरीबन, और आज भी बाज़ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां वो सैलाब का पानी मौजूद है। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, लोगों के पास दवाओं के लिए पैसे नहीं थे, लोग बीमारी में, लोग मुख्तलिफ मुश्किलात में मुब्तला थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत कहीं नज़र नहीं आई। तो एक तो सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी को ये सिंध की अवाम एक टफ टाइम देंगे इन इंतखाबात में, कि इस मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी की क़यादत कहाँ थी। अब उन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए अब इन्होंने ये नारा शुरू किया है, और दही इलाकों में ये नारा लगाया जाएगा कि अगर पीपल्स पार्टी को आपने वोट नहीं दिया, तो दूसरे लोग सिंध पे हुक्मरानी करेंगे। आपने देखा कि गैर सिंधी लोग जो हैं वो इस वक्त हुक्मरान बना दिए गए हैं। उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि अगर आपने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, तो सिंध हमारे हाथ से निकल जाएगा, आपके साथ जुल्म होगा, आपके साथ बड़ी ज्यादतियां होंगी, और आप लोगों को सिंध से बेदखल कर दिया जाएगा। इस किस्म के नारे लगाए जाएंगे, और पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इन इंतखाबात को इन नारों के जरिए जीता जाए, जिस तरह से माजी में ये लोग करते रहे। लेकिन सिंध जो है, सिंध में कुछ ना कुछ शऊर ज़रूर पैदा हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, जो सिंधी नौजवान दानिश्वर हैं, वो तमाम चीज़ों को समझते हैं, और तमाम चीज़ों को वो बारीकी से वॉच कर रहे हैं। मैंने देखा कि सैलाब के दिनों में जो कराची से एनजीओज़ थी, जिन लोगों ने हमारे बेयारो मददगार पड़े सिंधी भाइयों की मदद की थी, और वो मदद ज़ाहिर है कराची से गई थी, हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पर जीडीसी ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया, तो जीडीसी को पैसे देने वाला कौन है, मदद देने वाला कौन है? वो सब कराची के लोग थे। जो कराची से एक नफ़रत पैदा की थी पीपल्स पार्टी ने माजी में, वो सैलाब के दिनों में किसी हद तक कम हुई थी, और सोशल मीडिया पर वहाँ के लोग जो मुतासरीन थे, या जो सिंधी दानिश्वर थे, या जो सोशल वर्कर थे, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे कि इस मर्तबा कराची के लोगों ने जो किरदार अदा किया है, उससे सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों के दरमियान नफरत का खात्मा हुआ है, और दोनों करीब आए। जबकि इसके एवज पीपल्स पार्टी से नफरत का इजहार किया गया था, और अब इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो सैलाब के जो हालात थे वो टफ टाइम देंगे, अगर इन्होंने इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की। देखें, अब पीपल्स पार्टी चाहती है
کہ سندھ میں لسانی فسادات بھی ہوں. سندھ میں لسانی فسادات کرانے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور یہ لوگ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ایشو سامنے آئے جس پر ہم سندھیوں کے ووٹ کیش کرا سکیں. لیکن سندھی اب وقت کے ساتھ ساتھ باشعور ہوتا جا رہا ہے، اور سندھ کے لوگوں نے دیکھا، جو غریب اور بھاری اور جو بالکل لاچار لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ عام آدمی کو نوکریاں بھی نہیں دی گئی، عام لوگوں کے کام بھی نہیں کیے گئے. نوکریاں ان لوگوں کو دی گئی جو وڈیروں کے غلام تھے، ایم این اے ایم پی ایس کے غلام تھے، یا ان کے بنگلوں پر جو ہے وہ نوکریاں کرتے تھے، نوکریاں ان کو دی گئی. نوازا ان کو گیا جو ان کے ذاتی دوست تھے، لیکن عام آدمی کا کوئی کام نہیں ہوا آج بھی. پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں پورے سندھ میں کوئی انڈسٹری نہیں لگائی کہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے. کوئی ایک انڈسٹری بتا دی جائے کہ انہوں نے کوئی انڈسٹری لگائی ہو اپنے علاقے میں، کوئی زرعی اصلاحات کی ہوں اپنی قوم کے لیے کہ ہمارے ووٹرز ہیں یہاں، ان کو جو ہے مشینری دی جائے، زرعی مشینری دی جائے، ایگریکلچر میں کوئی مدد کی ہو. کچھ بھی نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے محض اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے محل تعمیر کیا. آپ دیکھ لیں جس ایم پی ایم این اے کا آپ گھر جا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنے اسلام آباد میں بنگلے بنائے، کراچی میں بنگلے بنائے، اور گاؤں کی اوتاقوں کو اتنی تزئین و آرائش کی ہے کہ آپ محسوس ہوگا کہ دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. اس وجہ سے اب ان کو خطرات لائق ہیں. اب انہوں نے سندھی کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور ممکن ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ لسانی فسادات کرا سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی امتیاز شیخ صاحب کی. امتیاز شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیوروکریٹ بھی رہا ہوں. بالکل آپ ایک نامور بیوروکریٹ تھے، اور آپ کی جو وجہ شہرت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 1990 میں جام صادق علی کے ساتھ مل کر آصف علی زرداری کو گرفتار کروایا تھا. آپ نے جام صادق علی کے ساتھ مل کر خورشید شاہ کے خلاف مقدمات قائم کیے تھے. پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو پابند سلاسل کیا تھا. آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو پر جام صادق علی کے ساتھ مل کر مقدمات قائم کیے تھے. اور آپ ہی امتیاز شیخ پرنسپل سیکرٹری تھے جن پر یہ الزام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جام صادق علی پر الزام تھا، اور عرفان اللہ مروت صاحب پر بھی یہ الزام تھا کہ شہلا رضا جو اس وقت سابق صوبائی وزیر تھی پیپلز پارٹی کی، اور راحلہ ٹوانا جسے بعد میں آپ نے ڈپٹی اسپیکر بنوایا تھا، ان کے ساتھ جو مبینہ طور پر درندگی کی گئی تھی، یا جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی سی آئی اے سینٹر میں، اس کے آپ مرکزی کردار تھے مبینہ طور پر. اور آپ عرفان اللہ مروت اور اس کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کا نام لیا جاتا تھا. پھر شوکت حیات کی بیٹی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی، جو ایک بہت بڑا شور تھا اس زمانے میں، اس میں بھی آپ ہی کا نام لیا جا رہا تھا. آپ پرنسپل سیکرٹری تھے. آپ تمام معاملات، تمام انتظامیہ تو آپ ڈیل کیا کرتے تھے. آصف زرداری کو کس طرح سے ٹارچر دینا ہے، آصف زرداری کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے، کون سی جیل میں رکھنا ہے، یہ تمام احکامات تو آپ کے توسط سے ہی پہنچا کرتے تھے. تو آپ کا یہ کردار رہا. آپ دیکھیں کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جب عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کی تو شہلا رضا، محترمہ شہلا رضا ہماری بہن، اور ہماری جو دو بہنیں ہیں آصفہ بھٹو زرداری اور انتہائی قابل احترام بختیور بھٹو زرداری نے عرفان اللہ مروت کو محض پیپلز پارٹی میں اس لیے شامل ہونے نہیں دیا گیا، ان کے راستہ روکنے کی پوری طرح سے روک دیا کہ وہ شہلا رضا اور راحلہ ٹوانا کے ساتھ جو زیادتیاں تھی اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے، اس لیے ان کو پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہونے دیا جائے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو آپ کے لیے اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس لیے کہ آپ جبکہ آپ اس کے مرکزی کردار تھے. آپ جو تھے وہ ہاتھ بھی تھے جام صادق علی کے، پیر بھی آپ تھے، آنکھیں بھی آپ تھی، اور دماغ بھی آپ تھے جام صادق علی کے. ان کے تو محض اشارے چلا کرتے تھے، عمل تو آپ کیا کرتے تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح سے آپ لوگوں نے زیادتیاں کی اس دور میں ایز اے پرنسپل سیکرٹری، وہ سب کو یاد ہے. اور آج آپ جس طرح سے پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، یا جو پیپلز پارٹی کے گن گا رہے ہیں، وہ پرانے لوگ آج بھی یاد ہیں ان لوگوں کو، ان کی زیادتیاں. لیاقت پٹھان بھی زندہ ہیں جو ناظم تھے شکارپور کے، اس کے ساتھ آپ نے، آغا لیاقت، اس کے ساتھ آپ نے کیا اشر کیا وہ بھی سب کو یاد ہے. اور پھر جو الیکشن تھا گڑی خیروں کا، اس میں گڑی خیروں کے الیکشن میں
जो पीरजादे साहब का इलेक्शन था उसमें मोहतरमा के साथ आपने गड़ी खैरों में जैकबाद में किस किस्म की मोहतरमा शहीद के साथ तूफान बदतमीजी की थी, और वो भी सबको याद है। इम्तियाज शेख साहब, अभी आप जो भी लिबादा ओढ़ लें, लेकिन माजी से आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और फिर आप जब बात करते हैं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है, तो भाई इस सिंधी कौम को, जो इतनी शरीफ इतनी सादा कौम है, इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें, इसलिए कि इन सादा कौम को आप गुज़श्ता 15 सालों से, बल्कि कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों के वोटों को, लेकिन इनको आपने डिलीवर नहीं किया है। बराए मेहरबानी इस सिंध को एक मरतबा फिर तबाही व बर्बादी से बचाएं, और इस किस्म की लिसानी सियासत का को हवा न दे जिससे सिंध मजीद तबाही की जानिब गामजन हो। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।